हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनाडा अकेडमीज इंटरव्यू सीरीज़। फ्रेंड्स, दिसंबर 2020 और जून 2021 में जिन लोगों के JRF हुए थे उनके इंटरव्यूज़ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कनाडा अकेडमी से 12 JRF हुए हैं इस बार। उनमें से नेक्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत है। हमारे साथ हैं आज अंशु पेनुली जी, जिनका JRF है। तो अंशु, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको JRF के लिए। तो अंशु, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आपका बैकग्राउंड एजुकेशनल और आप कहाँ से हैं बेसिकली। सर बेसिकली मैं ऋषिकेश से ही हूँ और मैंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वो PG कॉलेज ऋषिकेश से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं सत्ययोगपीठ अमित राम गुमानीवाला में पिछले 3 सालों से एज अ योगा टीचर अपॉइंटेड हूँ और वहीं पर काम कर रही हूँ। तो नेट में आपका कौन सा अटैम्प्ट था? सर नेट के लिए ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। जी, तो पिछली बार आपका स्कोर और इस बार स्कोर क्या रहा है आपका? सर पिछली बार स्कोर कुछ बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं थी, ना ही वो चीज़ें मैंने सीरियसली ली थी उस टाइम पे। इस बारी की तैयारी थोड़ा अच्छे से करी थी, सीरियसली करी थी और इस बारी सर स्कोर फर्स्ट पेपर में मेरा 28 क्वेश्चन सही हुए थे और सेकंड पेपर में 81 क्वेश्चन सही हुए थे। कुल 218 मार्क्स मेरे आए थे इस बार। तो पिछली बार की प्रिपरेशन और इस बार की जो आपने तैयारी की है उसमें क्या चेंजेस आपने किए? सर पिछली बारी की जो प्रिपरेशन करी थी वो उतना सीरियसली नहीं था, या टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मन उतना स्थिर नहीं था पहली बारी में। इस बारी बहुत सारी चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया था, टाइम को लेकर दिया था फोकस, या फिर स्ट्रेटजी कह लीजिए थोड़ी चेंज करी थी। तो उस सब चीज़ों को मिला के फिर आगे बढ़े। जी, तो आपको तैयारी के दौरान क्या चैलेंजेस आपको देखने फेस करने पड़े, और या फिर आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई? एज ए टीचर भी आपने काम किया है तो उसका कुछ आपको बेनिफिट मिला, या फिर ओवरऑल कैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाई अपनी तैयारी की? सर जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, मैं कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ाती हूँ, तो कुछ चीज़ों से मैं पहले से इंट्रोड्यूस हूँ, लेकिन नेट का सिलेबस जो है सर वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है इस चीज़ का। तो वो सारी चीज़ें खुद से करना मतलब नहीं पॉसिबल हो सकता है किसी के लिए भी। तो उस चीज़ के लिए सर एकेडमी मैंने ज्वाइन करी थी 2020 फरवरी के बैच से। तो उसके बाद से एकेडमी जब ज्वाइन करी थी तो सर फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर मैंने ज़्यादातर फर्स्ट पेपर के लिए ज्वाइन किया था। मुझे लगा था कि फ़र्स्ट पेपर में मेरा कमज़ोर है सर, क्योंकि मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे DI है, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है। इन सब चीज़ों में नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से इन सब चीज़ों में मुझे हमेशा से ही प्रॉब्लम होती रही थी। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि सेकंड पेपर भी हम खुद से इतना नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर सेकंड पेपर में कह लीजिए बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट है जो कि अगर हम मूल संस्कृत से पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो एकेडमी के नोट्स, एकेडमी की जो गाइडेंस है वो हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को, मतलब बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स को इन शॉर्ट, मतलब सर के नोट्स ऐसे हैं कि कितना भी बड़ा टॉपिक हो, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, वो कोई भी सिंपलेस्ट अगर कोई भाषा हो सकती है उसमें हमें समझने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों में सर टाइम बहुत कम लगता है और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कम समय में अच्छे से कर पाते हैं। जी, तो आप पढ़ाई के दौरान आप काम भी कर रही, तो आपने इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया? काम के साथ साथ पढ़ाई करने में क्या मुश्किलें आपको आई और आपने कैसे हैंडल किया? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम के साथ साथ तैयारी कर पाते हैं, फुल डेडिकेशन या फिर जो पूरा टाइम है नहीं दे पाते हैं। तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई या फिर आपने अपना काम छोड़ा और फिर तैयारी करी? सर शुरुआत में मुझे लगा था कि मुझे मतलब काम छोड़ के एक सीरियस मतलब डेडिकेटेड होके इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि साथ साथ ये मतलब देखती हूँ कि अगर साथ में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस बारे में मैंने सर से बात करी थी, तो सर ने कहा था कि ये सारे बस एक्सक्यूज़ेस होते हैं हमारे कि टाइम नहीं है, ये नहीं है। बेसिकली मुझे दिक्कत टाइम की ही होती थी, तो सर ने कहा था कि ये सब एक्सक्यूज़ेस हैं, अगर किसी को करना होता है तो वो चैलेंजेस लेके भी कर सकता है, और किसी को अगर नहीं करना है तो तुम्हारे पास कितनी भी सुविधाएं हो वो तब भी नहीं करने का। तो ये सारी चीज़ें। तो आपको और कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े तैयारी के दौरान, या फिर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेम फेज से गुजरते हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी कि भाई प्रिपरेशन के दौरान ये वाले जो चैलेंजेस हैं सबको फेस करने पड़ते हैं, कुछ कॉमन चैलेंजेस होते हैं और उनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? सर कॉमन चैलेंजेस सबका होता है कि पढ़ें कैसे, या फिर अपने मन को उस समय स्थिर कैसे बना के रखें, या फिर कुछ बच्चों को टाइम की दिक्कत रहती है कि टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाए।
तो मेरे लिए तो सर जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो टाइम को लेकर रहती थी हमेशा, क्योंकि जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ साथ में, तो साथ साथ अकेडमी की भी क्लासेस होती थी, तो उस चीज़ को लेकर मेरा शुरुआत वाला टाइम थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मुझे आदत होती गई और सर ने बहुत अच्छे से उस चीज़ में गाइड किया था कि किस तरीके से मुझे टाइम को मैनेज करना है और किस तरीके से मेरे पास जो भी टाइम है, जितना भी है, चाहे वो ज़्यादा है चाहे वो कम है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है और अपनी प्रिपरेशन उतने समय में करनी है अच्छे से। तो सर ने ये चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करी थी कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं आने वाला है, आपके पास जो टाइम है सिर्फ यही है। इस चीज़ में आप अपना 100% दो, इसी टाइम को आप अपना 100% बनाओ और इसमें अपना जितना हो सकता है अपनी 100% या 200% जितनी आपकी पोटेंसी है उस चीज़ को यूज़ करो। तो वही सर चीज़ फॉलो करी थी। तो आपने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कोई पर्टिकुलरली या फिर अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई, या फिर कैसे कैसे उनको अलग अलग टाइम दिया है, कैसे पढ़ाया आपने दोनों पेपर्स को? सब पेपर 1 में जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन सेंसिबल चीज़ें हैं, कुछ यूनिट है जैसे टीचिंग और रिसर्च या फिर ICT और कम्युनिकेशन जैसे यूनिट्स हैं, तो ये कॉमन सेंसिबल चीज़ें हैं। अगर आप एक बार इनका कंसेप्ट समझ लेते हैं तो इनके क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें आपको दोबारा से क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ नहीं आते हैं। बस आपको कंसेप्ट पता है तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस बेस हैं, जैसे कि मैथमेटिकल वाली चीज़ें हैं, DI मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और ये कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ये आप कंटिन्यू जब तक प्रैक्टिस में हैं, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए, इसी चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक दिन में या एक महीने में करने से नहीं होता है। आप जब से शुरू कर रहे हैं जब तक आपका पेपर ख़त्म नहीं हो जाता है, इसकी तैयारी आपको लगातार करनी ही पड़ेगी। और सर सेकंड पेपर में ये है कि सेकंड पेपर में कुछ चीज़ें पहले से पता थी, लेकिन बहुत सारा मैटर ऐसा है कि जो नहीं पता था, बहुत सारी यूनिट्स, क्योंकि सेकंड पेपर में जो सारी चीज़ें हैं अलग अलग कैटेगरी है। कुछ चीज़ें आपको जस्ट पढ़नी है, कुछ चीज़ें आपको समझनी है और कुछ चीज़ें तो आपको रटनी है। मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर रटने वाला, जैसे कुछ 5th 4th यूनिट है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। वो तीनों चीज़ों को सर अलग अलग लेकर चलना पड़ता है कि क्या चीज़ है जिसको सिर्फ पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ कर अलग रख दीजिए, जो चीज़ समझनी है उसको समझ के तौर पे आंसर क्वेश्चन को कीजिएगा। लेकिन जो चीज़ें रटने वाली हैं तो उसको आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सर। और फर्स्ट टाइम जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें यही था कि एक रीडिंग चीज़ों की हो गई थी, लेकिन जो रटने वाली चीज़ें हैं वो अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो सेकेंड टाइम जब मैंने ट्राई किया था तो मैंने कोशिश करी थी कि जो शुरुआत से लेकर और एंड तक है, जो सेकंड पेपर की 10 की 10 यूनिट है, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है और एक ज़्यादा ज़रूरी है या कम ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें इक्वली उस चीज़ को देखिए और हर चीज़ को इतने अच्छे से पढ़िए कि आपको एग्ज़ाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, वो आप कर लो। तो चाहे कैसा भी है आप रिविज़न करते रहिए शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि रिविज़न ही लास्ट में काम आता है। जितना आप रिवाइज करेंगे फैक्ट्स को, उतना आपकी मेमोरी में वो स्टोर होते जाएंगे, उतना आपकी उसके संस्कार बनते जाएंगे और लास्ट एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको सोचे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आंसर क्लिक कर जाएगा। तो लास्टली आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहिए कि कैसे वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में? फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए सर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपने किसी भी चीज़ को सबसे पहले एम बनाया है, फोकस गोल अपना सेट किया है, तो उसके प्रति आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका संकल्प दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका उसके पीछे संकल्प दृढ़ नहीं होगा तो आप कैसी भी परिस्थिति हुई, सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके की होती है, तो किसी भी परिस्थिति, छोटी सी भी चीज़ आने पर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, जो कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है। तो अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ सकते हो, उस चीज़ को अपने डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाकर उस चीज़ से आगे निकल सकते हो। लेकिन अगर आपका मन में आपने अच्छा निश्चय नहीं लिया है, दृढ़ नहीं लिया है, तो उस चीज़ से, छोटी सी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आप अपने जो जर्नी है, आपकी जो वे है उस चीज़ में, आपका जो जर्नी है आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कोई आप मैसेज देना चाहेंगी जो ये वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, पर्टिकुलरली आपका योगा वाला या फिर नेट JRF के लिए जो भी अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जो चैलेंजेस आपने फेस करे, या फ्यूचर में वो क्या माइंडसेट लेके आए इस तैयारी के दौरान?
सर फ्यूचर में जो लोग करने की सोच रहे हैं या जो इस चीज़ में ऑलरेडी हैं, उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना जो गोल है वो आप सेट कर लीजिए, उसके पीछे अपना संकल्प दृढ़ बना लीजिए। क्योंकि अगर आपका गोल और आपका संकल्प दृढ़ है तो आप अपने गोल के प्रति जो डेडिकेशन देंगे, जो आप काम करेंगे, वो आपका 100% निकलेगा, 100% आपका वो निकलेगा। और उस चीज़ को आगे जैसे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका उस चीज़ के प्रति कोई दृढ़ संकल्प नहीं है तो परिस्थितियों के आने पर, क्योंकि परिस्थितियाँ सर सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, कुछ कभी अच्छी होती है, कुछ कभी बुरी होती है, तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है छोटी सी स्थिति से आने पर। क्योंकि मन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर, हमारे जीवन का बहुत बड़ा है कि मन के जीते जीते मन के हारे हारे। जो मन से जीत गया है वो कैसी भी परिस्थिति आने पर, कोई भी सिचुएशन आने पर उसको ओवरकम कर लेगा। लेकिन जो मन से हार गया है सर, वो उसका फिर कुछ नहीं कर सकता है। तो आप अपना मन दृढ़ बनाइए, संकल्प दृढ़ बनाइए और अपने गोल के प्रति फोकस करिए, डेडिकेटेड रहिए। अगर आप धीरे धीरे करके, क्योंकि सक्सेस ऐसा नहीं है कि शुरुआत करने पे ही मिल जाएगी आपको, एक लंबा समय लेती है ये। तो धैर्य बना के रखिए, अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको ज़रूर आप अपने लक्ष्य पर पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लास्टली आप कनाडा अकेडमी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? आपका जो टोटल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, एसोसिएशन रहा है, उसके आधार पर कोई मैसेज आप देना चाहें कनाडा अकेडमी को? सर कनाडा अकेडमी के लिए ऐसा कुछ मेरी तरफ से मैसेज नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम को मैं थैंक्स करना चाहूँगी, स्पेशली आचार्य हरीश जी को। गुरुजी ने हमें शुरुआत से लेकर और लास्ट तक, जब से हम शुरू करा था और जब तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो हर एक स्टेप में सर हमारे साथ चले हैं। बेसिकली शुरुआत से जब कुछ भी चीज़ें नहीं आती थी और अभी हो गया है, तो सर ने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कन्फाइन करी है, हर एक बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया है। यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों की टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत सराहनीय काम आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर सारे जो आपके टीम मेम्बर्स हैं, आचार्य हरीश जी, सर आप, श्रुति मैम, शिवानी जी, अवधेश जी, बहुत अच्छे से हर कोई पर्टिकुलरली सपोर्ट करता है। जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट करता है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से यहाँ पर कक्षाएँ चल रही है, जिसको जो सूटेबल लगता है वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन ले सकते हैं क्लासेस, कुछ बच्चे दूर के हैं जिनके पास समय की पाबंदी है या कुछ डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें दोनों तरीके से मैनेज हो सकती हैं। तो हर चीज़ को लेकर अभी कनाडा अकेडमी की बुक आई है, तो वो सर काफ़ी हेल्पफुल रही है, क्योंकि पहले नोट्स क्योंकि अलग अलग बटे हुए होते थे। बुक आने से ये फ़ायदा है कि हर एक चीज़ हमारे पास एक सीक्वेंस में अवेलेबल हो गई है, तो उस चीज़ का सर बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद कि आप फ्यूचर में भी इसी तरीके से काम करते रहें। आपके लिए शुभकामनाएं ईश्वर से। थैंक यू सो मच अंशु, और हम भी ये कामनाएं करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और ईश्वर आप पे आशीर्वाद बनाए रखे।